दिल्ली पुलिस को अपने कंट्रोल में लेने के लिए केजरीवाल सरकार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। केजरीवाल और उनकी पूरी कैबिनेट सचिवालय की बजाय सड़क से सरकार चलाने में जुटी है और खुद उनकी सरकार के खिलाफ लोग पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर शिक्षा मंत्री के घर तक हल्ला बोल रहे हैं। देश की राजधानी धरना प्रदर्शन की धमाचौकड़ी में फंसी है। इस अजब गजब तमाशे में उलझी जनता हैरान है और कांग्रेस परेशान, क्योंकि इस तमाशे का प्लेटफॉर्म कांग्रेस ने ही केजरीवाल को मुहैया कराया। आलम यह है कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी कबूल कर चुके हैं कि केजरीवाल की सरकार बनवाने का फैसला गैर जरूरी था। अब दिल्ली में जो नया तमाशा शुरू हुआ है, इस पर पूरे देश में ये है कि क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर गलती की? अगर हाँ, तो इस गलती की सजा से दिल्ली की जनता को अब कौन बचाएगा? अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुख्यमंत्री से आंदोलनकारी बन गए हैं। दिल्ली सरकार को भगवान भरोसे छोड़कर वो सड़क पर उतर आए हैं ताकि दिल्ली पुलिस का कंट्रोल उनके हाथों में आ सके। दिल्ली के अंदर पुलिस वाले पैसे लेते हैं लोगों से, जितने ऑटो घूमते हैं। केजरीवाल और उनके समर्थकों के तेवर देखकर कांग्रेस को नहीं सूझ रहा कि क्या यही तमाशा देखने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए समर्थन का हाथ बढ़ाया था। ये जो सारी की सारी दिल्ली पुलिस है, ये पूरी दिल्ली से पैसे इकट्ठे करके पुलिस कमिश्नर और शिंदे साहब तक पैसे। आम आदमी पार्टी जिस तल्खी के साथ कांग्रेस और केंद्र सरकार की फंद पीट रही है, उसे देखकर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों को अफसोस होने लगा है कि केजरीवाल को बिना शर्त समर्थन देने की गलती क्यों की। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कबूल किया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन के सवाल पर कांग्रेस एक मत नहीं थी। बकौल चिदम्बरम, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देना गैर जरूरी फैसला था। इस बारे में कांग्रेस नेताओं की राय बटी हुई थी। मैं मानता हूं कि समर्थन करने की कोई जरूरत नहीं थी। हमें 8 सीटें मिली थी, हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। हमें ना तो सरकार बनाने का जनमत मिला था और ना ही विपक्ष में बैठने का, इसलिए हमें चुपचाप बैठना चाहिए था। आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का फैसला कांग्रेस की दिल्ली इकाई का था। ये फैसला सही था या गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। चिदम्बरम ने केजरीवाल सरकार के समर्थन के गैर जरूरी फैसले को अपनी निजी राय बताया है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार की कथनी और करनी पर केजरीवाल की पार्टी के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं, उसे देखकर अब कांग्रेस को महसूस होने लगा है कि उसने गलती कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने तो केजरीवाल सरकार की उल्टी गिनती गिनना भी शुरू कर दिया है। केजरीवाल जी की पार्टी और केजरीवाल साहब ने इस वक्त जो कदम उठाया है, उससे जनता में खराब मैसेज गया है। मैं समझता हूं उनकी उल्टी गिनती जो है वो इस वाकये को लेकर के शुरू हो गई है कि जिन लोगों की जिम्मेवारी थी और तरह तरह के बहाने बनाए। अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस अपनी गलती दुरुस्त कैसे करेगी। यहाँ पे कुछ भी घटना घटती है। केजरीवाल तो डंके की चोट पर चुनौती दे रहे हैं कि दम है तो कांग्रेस समर्थन वापस लेकर दिखाए। इस चुनौती का सीधा जवाब कांग्रेस ने अब तक नहीं दिया है, सिर्फ इशारों में बातें चल रही हैं। निश्चित रूप से हम तो बल्कि ये मांग कर रहे हैं कि इस मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जैसे आपने समर्थन दिया इनकी पार्टी को, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि देखिए, बिल्कुल इसको हम जो है पार्टी में बैठ के चर्चा करेंगे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि फिलहाल केजरीवाल सरकार से समर्थन वापस खींचना कांग्रेस के लिए समर्थन देने से भी बड़ी गलती साबित होगा। लिहाजा कांग्रेस मौके का इंतजार कर सकती है। ये बात और है कि केजरीवाल सरकार अपनी बचकानी हरकतों से कांग्रेस को ये मौका जल्दी ही मुहैया करा सकती है। सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर यही इशारा मिला। राजधानी में राजकाज के नाम पर चौतरफा अराजकता नजर आई। हर तरफ धरनों की धमाचौकड़ी चलती रही। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली पुलिस और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ धरना देने उतर आए, तो दूसरी ओर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के निवास पर गेस्ट टीचर्स अपनी पक्की नौकरी की फरियाद लिए धरना देते रहे।
जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के एमएलए राजेश गर्ग की जातियों के विरोध में एक एनजीओ की महिलाएं नारे लगा रही थी, तो दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने कानून मंत्री सोमनाथ भारती की हरकतों पर कोहराम मचा रखा था और इन तमाम नारों के बीच चीख रही थी दिल्ली की जनता। 1 घंटा हो गया हम पैदल चल के आ रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप कैसे मंत्री हैं? आज ही आपको धरना देना, आपको नहीं पता 26 जनवरी आ रही है। फिलहाल दिल्ली में लोगों की परेशानियां थमने की कोई सूरत भी नजर नहीं आती। केजरीवाल अगले 10 दिनों तक सड़क से ही सरकार चलाने पर अड़े हुए हैं। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि कितने दिन चलेगा आपका धरना, कितने दिन चलेगा आपका धरना? जिस 10 दिन की तैयारी तो करके आया हूँ, फिर जरूरत पड़ेगी तो और कपड़े मंगा। वहीं केजरीवाल के बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी 26 जनवरी के बाद सड़क पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं और जिन महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए केजरीवाल दिल्ली पुलिस का कंट्रोल अपने हाथों में चाहते हैं, उन्हीं महिलाओं के सवाल पर केजरीवाल की पार्टी की नेता टीना शर्मा उन्हीं को कटघरे में खड़ा करने के लिए मोर्चा खोल चुकी हैं। आपने ये कहा कि हम अभी चिंतन करेंगे कि महिला गैंगरेप क्यों हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा भद्दा मजाक कुछ नहीं हो सकता। उन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं जिन लोगों को कानून ने माना है कि उन्होंने कानून तोड़ा है, उन महिलाओं के साथ गलत किया है, सेक्सुअल असॉल्ट का केस बनता है। अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में सरकार बनवाकर कांग्रेस ने क्या वाकई गलती कर दी है? अगर हाँ, तो फिर इस गलती की सजा दिल्ली की जनता को आखिर कब तक भुगतनी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल कई सारे हैं। क्या दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैला रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्या कांग्रेस ने समर्थन देकर गलती की? क्या पुलिस वाले घूस खाते हैं? क्या सुशील कुमार शिंदे घूस लेकर ट्रांसफर करते हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सुधांशु मित्तल जी हैं, हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी देर में, हमारे साथ शाहिद आजाद साहब है, लीडर आम आदमी पार्टी, हमारे पास साथ उदय सहाय जी हैं जो कि एक्स IPS ऑफिसर है और आप आम आदमी पार्टी के मेंबर भी हैं। सहाय जी, मेरा सबसे पहला सवाल, क्या पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं? देखिए, पुलिस वालों के उदय साहब ये खुद IPS ऑफिसर है, इसलिए पूछता हूँ। पुलिस ऑफिसर्स भी रिश्वत लेते हैं और उनके मुलाजमान भी रिश्वत लेते हैं। और दिल्ली के थानों में ये बात UCIC पुलिस कांड सी का माहौल नजर आता है, जो कि बड़ा चिंतनीय है। और वो कभी भी इस पर आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं कि ये रिजेंटमेंट क्यों है, और कहीं ना कहीं ये सवाल जब खड़ा हो रहा है तो उसके विरोध एक माहौल भी क्रिएट किया जा रहा है। आप जब पुलिस में थे तब आपने कभी आवाज उठाई? जी हाँ, उठाई हमने। इनफैक्ट वेस्ट दिल्ली में मैं था, सेंट्रल दिल्ली में मैं था, और अपने तरीके से मैंने इस पे काफी सख्ती करने की कोशिश की। इनफैक्ट हमने ये कह रखा था कि जो भी थाने में जाते हैं लोग और थाने के बाद उनको अगर नहीं मिलती है किसी तरह का सोल्यूशन, तो अगर मेरे पास आते हैं तो हम लोग उन सारे कंप्लेंट को रिकॉर्ड करके उस वीक में सैटरडे को उसका रिव्यू करते थे। और 2 ही सवाल पूछा जाता था कि या तो आप हमें कन्विंस कर दो कि ये हेल्प नहीं किया जा सकता, या हेल्प करके आओ, बीच की बात हम लोग करने को तैयार नहीं है। जो कंप्लेनेंट थे, पहली बार मोबाइल नंबर उनका FIR में लिखने का प्रावधान शुरू किया गया, तो ये सैटरडे रिव्यू मीटिंग में वो मोबाइल नंबर पर रैंडम ढंग से कंप्लेनेंट से बात की जाती थी, क्या पुलिस आई थी आपके पास, क्या आपका समस्या का समाधान हुआ, क्या FIR दर्ज किया गया, वगैरह वगैरह। और बहुत उससे एक सैल्यूटरी इफेक्ट सर्टनली पड़ता था। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत सारे ऑफिसर्स करते होंगे, लेकिन वो एक छोटी सी दुनिया थी। मुझे लगता है उसे एक अभियान देने का समय आ गया है, एक बड़ा मुहिम देने का समय आ गया। सुधांशु मित्तल जी, पुलिस वाले घूस लेते हैं, एक्स IPS ऑफिसर उदय साय साहब ये मान रहे हैं। दीपक जी, आज हम विषय से भटके नहीं, क्योंकि देखिए ये तो आम आदमी पार्टी का चरित्र ही यह है कि असली विषयों से भटका दो और इधर उधर की बात करो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जहां तक इस बात के लिए धरने पे बैठना है कि दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के नीचे आनी चाहिए, इसलिए केंद्र उसको ट्रांसफर करे। मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूं, मैं हैरान हूं कि कोई इस बात को क्यों नहीं कर रहा। हिंदुस्तान में कुछ चीज है जिसका नाम है संविधान।
संविधान ये लिखता है कि ये जो है केंद्र के उत्तरदायित्व में आएगी, और जब तक उस संविधान का संशोधन ना हो जाए तब तक कोई प्रशासनिक आदेश से ये नहीं होने वाला। तो इसलिए ये नाटकबाजी होना, ये सिंबलिज्म, टोकनिज्म, एक अव्यवस्था दिखा के ये कहना कि साहब हम ये कर रहे हैं, ये शायद सत्यता से बहुत परे है। क्योंकि कोई भी, इनके यहां तो बड़े बड़े एक से एक जो है संविधान विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। प्रशांत जी खुद एक संविधान विशेषज्ञ हैं, ये सारे जने जानते हैं, और ये IRS रह चुके हैं। इनको संविधान की बेसिक्स के बारे में जरूर शिक्षा दी जाती है। उससे पहले बताया जाता है कि NCT एक्ट ऑफ दिल्ली जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के 10 अनुच्छेद से आई है, और वहां पे ये है कि लैंड और कानून व्यवस्था और पुलिस जो है ये केंद्र के अंदर रहेगी। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इस सरकार की प्राथमिकता क्या है? इस सरकार की प्राथमिकता ये नहीं होनी है क्या कि 6 जने ठंड से मर गए और ये जो है ये ढपली बजा रहे हैं? उनके प्रति इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इनकी प्राथमिकता ये है कि दिल्ली पुलिस नीचे आए इनके, या जो ऑलरेडी इनके पास है, जिस जिस विषयों पे इनके सत्ताधीन है ये, उन विषयों में ढंग से काम हो, लोगों को सहूलियतें मिले। लोगों की मतलब मैं इतना दुखी हूं कि 6 आदमी ठंड से दिल्ली में मर जाएं। इन्होंने रैन बसेरे वाली बात करी थी, क्या हुआ उन रैन बसेरों का? इन्होंने DTC बसों में लोगों के लिए रैन बसेरे बना के उनको वहां पे लेके आने की कोशिश की बात करी थी, ताकि इस ठंड में एक भी व्यक्ति दिल्ली शहर में ना मरे। उसका क्या हुआ? उस तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान उन चीजों की तरफ है जो चीज इनके कार्यक्षेत्र में आती नहीं है। ये इस देश की अजीब विडंबना है कि हर आदमी वो काम करना चाहता है जो उसका काम नहीं है, और जो उसका काम है उसके बारे में वो अनभिज्ञ रहना चाहता है। दिल्ली में बराबर बिजली जो है जाती आ रही है, लोग त्रस्त है इस समय। बिल्कुल, उसके बारे में क्यों नहीं ध्यान दे रहे? बिल्कुल, शाहिद भाई से यही सवाल पूछते हैं। कहा कि भाई नीचे से जो है पानी तो ट्यूब बोर के थ्रू हम पानी नहीं लेने देंगे। एक सेकंड बस, ट्यूबवेल के थ्रू हम पानी नहीं लेने देंगे। आपने रोका, अच्छा करा, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी तो करना था कि वो प्यासे लोगों तक दिल्ली जल बोर्ड का पानी पहुंच जाए टैंकरों के मार्फत। आपने करा क्या? लोग आज गुस्से में आक्रोशित हैं। ये जहां की बात करें डाबरी की, वहां चले जाएं ये लोग, ना इनको जो है जनता जो है दौड़ा दौड़ा के हड़काए। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है वहां पे, जो जनता की बेसिक सुविधाएं वो नहीं है। मेरी एक हाथ जोड़ के निवेदन है, देश में और दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाना बहुत आसान है। मैं एक और चीज, दीपक जी, ये भ्रष्टाचार वाली इसके बाद आ जाएंगे, सुधांशु जी लंबा हो जाएगा, इसके बाद आ जाएंगे। मेरा सीधा सवाल, शाहिद आजाद साहब, आप अराजकता फैला रहे हैं दिल्ली के अंदर? मैं तो सबसे पहले सुधांशु जी से एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यही स्वरूप है? मुद्दों पे हमेशा मुद्दों से हटकर सवाल सीधा था, वो था पुलिस के ऊपर। आपने पानी की बात कर ली, आपने बिजली की बात कर ली, आपने पुलिस के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलिस, जो दिल्ली पुलिस का मामला है, क्या चिम्मा दिया है उसका सवाल भाई सुधांशु जी, सवाल आपसे ये पूछा गया। आप तो बाद में पूछेगा, आप जो आपके कार्यक्षेत्र की बात है उसका जवाब दीजिए। सुधांशु जी, आप जिस मुद्दे पे ये बहस है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि आपके मैनिफेस्टो में था। आप उस मुद्दे पे क्यों नहीं आना चाहते? क्या आपने दिल्ली की स्वायत्तता की बात नहीं की थी? आपका दिल्ली की जनता ने जिस चीज पे आपको मैंडेट दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये नहीं था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले? क्या भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये नहीं था? हमारा है। हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर जो है वो दिल्ली सरकार के पास रहे? जो है ये नाटक करने से नहीं होने वाला है। नहीं, दिल्ली सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर रहे, आप क्यों नहीं चाहते? आप करिए ना। दिल्ली का चीफ हम तो कर रहे हैं, हम तो उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेंडमेंट के लिए सब पार्टियों से बात करें, किसने मना करा उसको? सुधांशु जी लड़ाई उसी की लड़ रहे हैं। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हर पार्टी, ये सोचने की बात है कि 2 पुलिस ऑफिसर जिन्होंने पब्लिक के साथ खिलवाड़ किया, वो 2 पुलिस ऑफिसर के तबादले के लिए किससे बात करी? आपने मायावती से बात करी क्या? आपने भाजपा से बात करी क्या?
आपने किससे बात की? एनसीपी? क्या सुधांशु जी आपको दर्द इस बात का है कि 2 पुलिस के तबादले के लिए भाजपा से हमने बात नहीं की? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए दिल्ली के लिए। नहीं सुधांशु जी, 2 तबादले शायद भाई, तबादले किस बात पे? अरे आप सोचे बिना कुछ भी बोलते जाते, तो आप बोलते नहीं है। नहीं, तबादले किस बात पे? सुधांशु जी, खिड़की एक्सटेंशन का आपने दौरा किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खिड़की एक्सटेंशन का आपने दौरा किया है? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मंत्री जी वहां रेड डालने पहुंच जाए रात में। मैं सिर्फ आपसे शाहिद भाई ये सवाल पूछ रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मंत्री रेड डालने पहुंच जाए। मंत्री रेड डालने नहीं गए थे। आप पहले वहां की पूरी पब्लिक इकट्ठा हो गई, वहां की पूरी पब्लिक इकट्ठा हो गई, मंत्री ने पुलिस को फोन किया, पुलिस को बुलाया, और पुलिस का जो तरीका है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुलिस के तरीके से क्या आप वाकिफ नहीं है? आप नहीं जानते पुलिस के तरीके को? नहीं, सवाल ये है शाहिद आजाद साहब, आप एलजी से आप मिले, एलजी ने जांच का ऑर्डर कर दिया, आप जांच का तो रिपोर्ट कर लेते। आप तो हमने क्या मांगा? हमने तो कहा तब तक तबादला कर दो। आपके खिलाफ भी आरोप लगते हैं, आप तो तब अपने आप को क्लीन चिट दे देते हैं। आपके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ, आपने 24 घंटे के अंदर अपने लोगों को क्लीन चिट दे दिया। मैं पूछता हूं कि क्या आप खुद ही गवाह बन जाते हैं, आप खुद ही सबूत बन जाते हैं, आप खुद ही जज बन जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो शाहिद भाई यहां तक कहा कि जज ने जो फैसला लिखा है सोमनाथ भारती के बारे में वो गलत लिखा। क्या जज गलत लिख सकता है? दीपक जी, मैं सिर्फ एक सुप्रीम सवाल कोर्ट और हाई कोर्ट। दीपक जी, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी मुख्यमंत्री को इतना भी पावर नहीं है कि वो अपने 2 पुलिस ऑफिसर्स का तबादला न करवा सके? दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं है, माफ कीजिएगा शाहिद भाई, दिल्ली ये देश का संविधान कहता है, क्या ये देश का संविधान कहता है। ये आप और मैं नहीं कहते शाहिद भाई, ये आप और मैं नहीं कहते। मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये इतनी बड़ी बात थी? क्या ये इतनी बड़ी बात थी? क्या आप देश के संविधान को मानते हैं? मैं देश के संविधान को मैं भी मानता हूँ, मेरी पार्टी भी मानती है। तो फिर आपको देश के संविधान को जो लोग नहीं मानते हैं वो आज इसके खिलाफ बोल रहे हैं। देश का कानून, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है पुलिस की वर्किंग को के बारे में, उसके सामने सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या एक मिनट ठीक है, फिर इसी पे डिस्कशन करते हैं। आप खुद वकील है, क्या कानून इस बात की इजाजत देता है कि सनसेट के बाद 2 महिलाओं के घर जाके उनके खिलाफ छापेमारी की जाए? सनसेट के बाद 2 महिलाओं के घर पे जो छापेमारी की जो कहानी मीडिया ने प्रोजेक्ट की है, पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस को कहा गया। पूछ रहा हूं आपसे, क्या सनसेट के बाद नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती ना, तो आइए फुटेज दिखाते हैं। सोमनाथ भारती की फुटेज दिखाइए, वो क्या कर रहे थे अभी देखिए। ये फुटेज इनकम्प्लीट है आपका। आप पूरा वो तो खुद टीवी वालों को लेके गए थे। आप पूरा शाहिद भाई वो खुद टीवी वालों को लेके गए थे। आप पूरा उसे दिखाएं वहां के पूरा फुटेज, क्योंकि मैं उस एरिया में जाकर मैंने मालूम किया, और एक आदमी, कल आपको मैं बता दूं, कल वहां बहुत बड़ी मीटिंग हुई अक्रॉस द पार्टी लाइन, बीजेपी के भी सिंपैथाइजर, कांग्रेस के भी सिंपैथाइजर, सबने मीटिंग की और सबने कहा, ये मोनोलॉग करना, सबने कहा कि एक हमारे इलेक्टेड लीडर के हैसियत से, मिनिस्टर बाद में होते हैं, वो एक इलेक्टेड लीडर की हैसियत से हमने उन्हें बुलाया था। उन्होंने पुलिस को मदद के लिए बुलाया, पुलिस आने में देर की पुलिस ने, और आने के बाद पुलिस ऑफिसर ने मना किया। मैं मानिए आप क्या सुधांशु मित्तल जी, सोमनाथ भारती का एक कदम ठीक था, बताइए आप, और अगर ठीक नहीं था तो क्यों ठीक नहीं था? दीपक जी, गांव में एक ओझा जो है या कोई एक तांत्रिक जो है किसी महिला को कह देता है कि इस महिला ये जो है चुड़ैल है, और लोग जो है उसको चुड़ैल मान के उसको मार देते हैं, उसको प्रताड़ित कर देते हैं। ये इस देश का कानून चलेगा क्या? इन्होंने 2 महिलाओं को जबरदस्ती रोका, इलीगल कन्फाइनमेंट, इलीगल रेस्ट्रेंट, जबरदस्ती करके उनका जो यूरिन लिया गया पब्लिकली। आप तय कैसे करेंगे? कोई जांच नहीं होगी, जो लोगों ने कह दिया वो सत्य है। मतलब अगर इस देश को मॉब मेंटालिटी पर चलाना है तो उनको मंजूर है। मैं हैरान हूं, ये तो पुलिस में रह चुके हैं, ये क्या कह रहे हैं कि इस समय कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए देश में, कानून व्यवस्था ना भी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तय कर लिया या जो सोमनाथ भारती, अच्छा देखिए, अब ये सोमनाथ भारती कानून की बात करते हैं, जो व्यक्ति, सुनिए अब मेरे को बोलने दीजिए, ठीक है, जो व्यक्ति को लोअर कोर्ट ने कहा कि इन्होंने विटनेस के साथ छेड़छाड़ करी और वो मामला हाई कोर्ट में कहा, हाई कोर्ट ने आगे कहा कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से टेम्परिंग है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ हो जाती है इनकी रेट, क्योंकि सामने वहां पे ये था डिसमिस एज विड्रॉन। उसके बाद ये कहना कि कोर्ट जो है उसने तो गलत करा था।
तो आप तो मानिए नहीं ना, न्यायपालिका को नहीं मानिए। कल को न्यायपालिका किसी आपके आदमी को कहे कि इसने जो है बलात्कार करा है, इसके 10 साल की सजा है, आप कहिए कोर्ट ने गलत करा, हम तो नहीं मानते। तो आपका क्या है, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, आपने कहा साहब ये तो बिल्कुल फर्जी है, हम नहीं मानते। जिसके अंदर सामने सब चीजें, बताइए फर्जीवाड़ा क्या था, बताइए ना। उसके अंदर क्या शाजिया ने ये नहीं कहा था कि हाँ ठीक है मैं पैसे ले लूंगी, ये नहीं कहा था कि कैश ले लूंगी, क्या चीज नहीं कही थी? क्या कुमार विश्वास ने मना करा था कि हाँ, उससे कहा गया कि एक नेताजी है, उनका पैसा है, उससे कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी देखो भाई, जो है मैं तो एग्जीक्यूटिव क्लास में जाता हूं, मैं जो है स्वीट में ठहरता हूं, उससे कम कुछ नहीं रहता। ये कहा था नहीं कहा था। प्रॉपर्टी डीलिंग वहां हो रही थी कि हम जीतने के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी खाली करवा देंगे। उसके बाद पैसे की उगाही करवाने की बात हो रही थी। ये सारी चीज आपने नकार दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद आगे चलिए, मैंने सोमनाथ भारती का बताया, आगे एक चीज लेके चलिए। आज तक आपने कहा वीआईपी कल्चर नहीं होगा। वीआईपी कल्चर कैसे नहीं हो रहा? सिक्योरिटी आपने ले रखी है। मैंने उस दिन 10 फोटोएं दिखाई जहां पे पहले दिन से आपके पास सिक्योरिटी है। उसके बाद आपने कहा वीआईपी कल्चर में गाड़ी नहीं होती है। साहब, सबसे बड़ी गाड़ी दिल्ली में मंत्रियों की इतनी बड़ी गाड़ियां नहीं थी, पहली बार बड़ी गाड़ियां आप ले रहे हैं। वीआईपी कल्चर का सबसे बड़ा द्योतक जो होता है, वो जो होता है वीआईपी नंबर होता है, 1 नंबर 2 सिंगल डिजिट नंबर जिसको होता है। आपके मंत्रियों की गाड़ियां उसके अंदर है। अरे भाई, क्या क्या चीज नहीं बची है आपने? जिन चीजों में आपने वायदे करे थे, जिन अच्छा भ्रष्टाचार ले लीजिए। चलिए एक के बाद एक आते हैं सुधांशु जी, एक के बाद एक आते हैं। पहले इसका जवाब दे दीजिए शाहिद आजाद जी, फिर उदय जी। सुधांशु जी, जहां तक आपने ये बात कही, जिस फुटेज की बात आप कर रहे थे, रॉ आपके सीडी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, जो इलेक्शन कमीशन ने दिया था, बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो जो दिखाया गया था, जिस सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन था, वो बिल्कुल गलत था। वो बिल्कुल गलत था। और आप जब चाहे उसे देख सकते हैं, आप जब चाहे देख सकते हैं। और जहां तक वीआईपी कल्चर की बात है, एक आदमी आईपीएस में रहने के बाद नेशनल मीडिया में झूठ बोलेगा, मैं कभी सोच नहीं सकता था। मैं आईपीएस नहीं हूँ। शाहिद साहब वकील है, जाने माने वकील है। मैं आईपीएस नहीं हूँ, मैं वकील हूँ पेशे से। शाहिद साहब वकील है, सुधांशु भाई, शाहिद साहब वकील है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। और जहां तक अब साहब, आप झूठ तो ना बोलिए। क्या झूठ बोल रहा हूं साहब? सुधांशु जी, चलिए, नेशनल मीडिया में बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज करता हूं, आकर देख लीजिए। आप जब तबीयत हो तब आकर देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दी, इलेक्शन का चल, मैं चैलेंज कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दी, इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दी, और इलेक्शन कमीशन ने ही वो रॉ सीडी हमें अवेलेबल कराई। सुनिए तो सर, झूठ इलेक्शन कमीशन ने कोई क्लीन चिट नहीं कही। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये जो कहा जा रहा है हमने क्लीन चिट दी है, ये झूठ है, हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी। आपको ध्यान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी उनको। आप झूठ ना बोलिए। आपसे ये उम्मीद है कि सत्यता में जो है बहस होनी चाहिए। हमारी तो संस्कृति है सत्यता की, जो आपकी नहीं है, ना आपकी और कांग्रेस दोनों की सत्यता की नहीं है। हर मंच से झूठ बोलते हैं आप लोग, हर देश को सिर्फ गुमराह करते हैं। आपने सपोर्ट क्यों नहीं लिया कांग्रेस? हमने मुद्दों पे लिया है, जिसमें यह भी मुद्दा है जिसके लिए आज हम धरना दे रहे हैं। हमने मुद्दों पे लिया। भाग तो आप खड़े हुए, आप खड़े हुए 272 के आंकड़ों के चक्कर में आप भाग खड़े हुए। अरे आप तो कह रहे हैं, अभी कल केजरीवाल कह रहे हैं मैंने तो सपोर्ट ही नहीं ली। अरे कमाल हो गया। तो मुद्दों पर हमने कहा, हमने मुद्दों पर समर्थन मांगा था। मुद्दों पर समर्थन मांगा था आपने कांग्रेस से? जब हमें समर्थन दिया गया, हमने हाउस में कहा मुद्दों पर जो हमारे साथ है वो आ जाए। बीजेपी नहीं आई ना, उन्होंने कहा बीजेपी उन मुद्दों पर नहीं आई, क्योंकि बीजेपी को आम आदमी के मुद्दे पसंद नहीं थे। दीपक जी, बीजेपी को सिर्फ अपने एक मुद्दे पसंद है, 272 का आंकड़ा पसंद है उसे, जो कि उसे नहीं मिलने वाला। इंटरव्यू में कहा है सुधांशु जी, हकीकत पर रहा कीजिए, हकीकत पर रहा कीजिए। नेशनल चैनल पे बैठकर जो है और वो गलत बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आप रुक जाइए, आप देखिए, आप सच बोलिए, आपसे उम्मीद करता हूं यहां खड़े हो, यहां बैठ के सच बोलिए। जो बहस होनी चाहिए वो मैं उसी सच्चाई की आपसे उम्मीद करता था, लेकिन आप समर्थन नहीं, आप मुद्दों से हट रहे हैं। आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया कि क्या पुलिस इस देश की पुलिस ईमानदार है? आपने जवाब देना पसंद नहीं किया। आप देश जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से कि क्या इस देश की पुलिस ईमानदार है? क्या इस देश की पुलिस घूस नहीं लेती?
बिल्कुल नहीं ईमानदार है। लीजिए सुन रहे ना, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों आप लोग पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं आज? लेकिन उसके थानेदारी आपके हाथ में नहीं है। मैं कह रहा हूं फिर क्यों पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं? सिस्टम को थानेदारी आपके हाथ में नहीं है। वो करके दिखाइए। वो कह रहे हैं थानेदारी हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए उसी दिल्ली में थानेदारी हमारी हाथ में नहीं है, इसीलिए हम केंद्र सरकार के सामने धरना दे रहे हैं। अगर हमारे हाथ में थानेदारी होती तो हम केंद्र सरकार के पास नहीं जाते। 6 लोग दिल्ली में ठंड से क्यों मरे? उस मुद्दे का भी जवाब दूंगा सर। 6 लोग दिल्ली में, मैं कह रहा हूं उस मुद्दे का भी जवाब दूंगा। जो बहस का आज मुद्दा है, पहले उस पर आइए। 6 नहीं 11 लोग, 11 वो आपका जिम्मा है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो आपका मुद्दा है, वो आपका मुद्दा है, वो आपका जिम्मा है, आपका मुद्दा है। उसकी दीपक जी ने तो मुद्दा ही आज वही रखा है। मुझे लगता है कि शायद आपको मुद्दा नहीं मालूम। 6 लोग दिल्ली शहर में, आज जो बहस का मुद्दा है आप उस पर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप हमेशा मुद्दों से क्यों भटक जाते हैं? उसका जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं ना कि मुद्दों से क्यों भटक जाते हैं? ये कौन सा स्वरूप है भारतीय जनता पार्टी का? वो सिर्फ अपने मुद्दों पर देश चलाना चाहती है। जनता के मुद्दों पर क्यों नहीं आते आप? ये कौन सा तरीका है आपका, जिसमें आपको कटघरे में खड़ा होना उसकी बात नहीं करेंगे, जो आपका प्रशासनिक जिम्मा है उसकी बात नहीं करेंगे, जहां पे आपके पास जवाब नहीं होगा आप उसकी बात नहीं करेंगे, बाकी सब बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। एक है उम्र कट गई, ये समझ आया देर में, कोई फायदा नहीं लफ्फाजों से के भेड़ में। आप एक चीज समझ लीजिए, लफ्फाजी करके आप निकल नहीं सकते। आम आदमी लफ्फाज नहीं है। यहाँ के नेता, इस देश के नेता जो अब तक जो है, जिन्होंने हर आदमी को यहाँ पे रहने के लिए, आज तक जो राजनीतिक पार्टी है, आपके पास बहुत बड़े बड़े लफ्फाज हैं। हर आपने अपना प्रतीक एक लफ्फाज को बनाया है। अभी कुछ रोज पहले आपके एक प्रवक्ता ने अभी कुछ रोज पहले कहा हमारे पास भी ईमानदार लोग मौजूद हैं केजरीवाल की तरह, लेकिन आपने उनको प्रतीक नहीं बनाया। आपको लफ्फाज चाहिए, नरेंद्र मोदी की तरह लफ्फाज जो है वही आपके प्रतीक हो सकते हैं। बहुत आरोप प्रत्यारोप हो गए, बहस को आगे बढ़ाते हैं। उदय सिन्हा जी, क्या ये दिल्ली में अराजकता फैलाने का एक साफ संकेत नहीं है? ऐसा लोगों के ट्वीट्स हैं कि दिल्ली में अराजकता फैल रही है इस तरह के धरना प्रदर्शन से। मैं समझता हूं कि पहला मौका है 78 के बाद, जब से कमिश्नरेट बना दिल्ली में, जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर पुलिस को काम करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। और ये जो ट्रेनिंग नहीं रही डुअल सिस्टम में काम करने की, उसका खामियाजा दिल्ली पुलिस आज भुगत रही है। और वो समय आ गया है आत्ममंथन के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए भी, वो समझे कि कैसे 90% डिसीजंस जो वो खुद लेते हैं, अगर 10% डिसीजन किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का रिकमेंडेशन भी आ गया तो उसको पॉलिटिकल प्रेशर कहने लगते हैं। ये आत्मचिंतन का विषय है और आज वो समय आ गया है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस शुड गेट अप एंड सी व्हाट इज रॉन्ग, नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली के थाने में मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग रही है, मैं 3 जिले में रहा हूं यहाँ पे, कि 3 तरह के थाने के इलाके आपको मिलेंगे। एक है न्यू दिल्ली 1 जहां पर बड़े नौकरशाह और बड़े नेता रहते हैं, जहां थाना चलकर आपके दरवाजे तक आता है। एज ए कंप्लेनेंट अगर आप कंप्लेंट करें तो आपको थाना नहीं जाना पड़ता है, थाना चल के आता है। दूसरा है आपका साउथ दिल्ली, जहां पर रिच और पावरफुल लोग रहते हैं, जिनके पास या तो रसूख है, नेटवर्क है या पैसा है, वहां इन दोनों से काम चलता है। और तीसरा इलाका है मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी जैसे आम लोगों का इलाका, जहां पर आप गरीब आदमी, आम आदमी थाने के गेट पे भी चला जाए तो शायद संतरी व्यू से शो आउट करके भगा देता है। इश्यू ये है कि इन तमाम चीजों को एक नए नजरिए से देखने का। पॉइंट नंबर 3, आप किसी कम्युनिटी पुलिसिंग स्कीम को दिल्ली पुलिस का उठा लें, वो कहते हैं वी द पीपल। कभी उन्होंने डिफाइन किया है कि ये पीपल है कौन? ये रिच एंड पावरफुल लोग हैं या आम लोग हैं? ये आज समय आ गया है उसको डिफाइन करने का कि ये पीपल है कौन। कम्युनिटी पुलिसिंग, चाहे वो सीनियर सिटीजनशिप ले लीजिए, कम्युनिटी पुलिसिंग चाहे आप 3-4 जो इनके मेजर हैं, वो किस इलाके के लिए बने हैं? वो आपके रिच एंड पावरफुल साउथ दिल्ली के लिए बने हैं, गरीब इलाकों के लिए नहीं बने हैं। आज वो जब गरीब आदमी अपनी आवाज उठा रहा है, आम आदमी आवाज उठा रहा है, जी मुझे आश्चर्य हो रहा है, अपनी जिंदगी पुलिस में गुजार दी, लेकिन पुलिस की इतनी तमाम गलतियों को आपको तब याद आ रही जब आपने आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप ले ली। जी नहीं सर, 2009 में मैंने छोड़ा, जब आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं थी, और स्वेच्छा से छोड़ा
किसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या सस्पेंशन के कारण नहीं छोड़ा। जब मैं अपने करियर के पीक में था तब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। वो मैं टॉल क्लेम्स नहीं कर रहा हूं। आप पूछ रहे हैं, आज वो मौका आ गया है कि ये बात बताने का सार्वजनिक ढंग से, तो अपनी बात बता रहा हूं। चलिए ठीक है, बता रहा हूं। शाहिद भाई 18 मुद्दों की बात है, ठीक है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का मुद्दा देना, उसमें एक मुद्दा है। इसका सही तरीका क्या होता है? इसका सही तरीका यह होता, विधानसभा का सत्र बुलाया जाता, बीजेपी भी साथ है, कांग्रेस भी साथ है। 5 फरवरी से जो है वो संसद का सत्र बैठने वाला है, वहां पर आप विधानसभा से पास करा के भेजते और बोलते कि भाई अब दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में करो। ये 3 के सस्पेंशन की मांग को लेकर खड़े क्यों हो गए? क्या सीएम प्रक्रियाओं के पालन करने में भरोसा नहीं रखते? वो सड़क पर हल्ला गुल्ला करने में ही भरोसा रखते हैं? देखिए, आज बहुत बड़ा सवाल ये है, इससे गौर करने की चीज है। आज बहुत बड़ा सवाल ये है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हम डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं। पूरी पब्लिक एक लोकेलिटी की, पूरी पब्लिक पुलिस की वर्किंग पर क्वेश्चन मार्क कर रही है। और केंद्र सरकार, और अब तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इवन भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों, आम आदमी पार्टी का टैग उस पर लगा हुआ है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए वो गलत है। पुलिस के तमाम जो काम करने के स्टाइल है, ये आज जो दिल्ली की स्वायत्तता के लिए जो है, ये आंदोलन नहीं है या धरना नहीं है। ये धरना बहुत छोटा सा एक इशू था जिसको कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है, केंद्र सरकार के जरिए किया जा रहा है। एक जिद थोपी जा रही है केंद्र सरकार की दिल्ली सरकार के ऊपर। बहुत लॉ एंड ऑर्डर, कल तक बीजेपी के लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि जब से केजरीवाल साहब की सरकार आई है इतने क्राइम ग्राफ बढ़ चुका है, ये रेप हुआ, ये वगैरह वगैरह। आज मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब क्राइम होता है तो सरकार जिम्मेदार, और जब दिल्ली पुलिस के सिर्फ कुछ पुलिस ऑफिसर्स के तबादले की बात हो रही हो तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर को पावर नहीं। इसलिए नहीं है कि चीफ मिनिस्टर भीख मांगे केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार उस भीख में भी ना दे चीफ मिनिस्टर को। जब आपने दिल्ली का चुनाव लड़ा था, ये सब तो पता था ना आपको? नहीं, हमें पता था, शाहिद आजाद साहब, हमें पता था ना आपको? हमें पता था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि हमारे साथ इतना बड़ा छलावा और इतना बड़ा बेईमानी हमारे साथ दिल्ली के जनता के साथ होगी। सोमनाथ भारती ने जो किया वो ठीक था? दिल्ली की सोमनाथ भारती ने क्या गलत किया? अच्छा, मैं बताता हूँ सोमनाथ भारती ने कैसे रेड डलवाई। एक मिनट, सोमनाथ भारती का रॉ फुटेज निकाल के चलाइए, पूरा दिखाइए आप। पूरा दिखाइए, पूरा दिखाइए। कितनी देर लगेगी आपको? आ रहा है ना? तब तक सुधांशु जी के पास चलते हैं। सुधांशु मित्तल जी, क्या सोमनाथ भारती का तरीका ठीक था? क्योंकि अल्टीमेटली बात वहीं जाके फंस रही है। क्या राखी बिरला का तरीका ठीक था? उससे पहले मैं उदय साय जी को जोड़ लेता हूँ। क्या तरीका ठीक था? पहली बात तो ये कि आज के डिबेट में ट्विस्ट अनफेयर चीज है। बताइए, उनको बोल रहे हैं। बताइए। नहीं, अनफेयर बिल्कुल नहीं है। आपके काउंटर पार्ट आने वाले थे, टेक्निकलिटी खराबी के कारण अखिलेश प्रताप सिंह नहीं आए। आज कांग्रेस और बीजेपी एक ही भाषा बोल रही है। आज कांग्रेस और बीजेपी एक ही भाषा बोल रही है और मुझे लग रहा है चंद मिनटों में अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ेंगे हमारे साथ। वो जुड़ेंगे। उदय साय जी, क्या सोमनाथ भारती का तरीका ठीक था? क्या आधी रात में आप लड़कियों की गाड़ी रोक सकते हैं? क्या आप आधी रात में उनको खिलाफ आरोप लगा सकते हैं कि आप प्रोस्टिट्यूट है? अगर आप इन तमाम चीजों को छोटे छोटे टुकड़े में देखेंगे तो जरूर ऐसा लगेगा कि वो सही नहीं थे। अब मैं बोल लूं, अब मुझे, अच्छा आप बोलिए पहले। शायद मुझे बोलने का मौका मिल रहा था। नहीं, आप बोलिए पहले। बोलिए सुधांशु जी। दीपक जी, कोई भी सभ्य समाज जो है वो चलता है लॉ ऑफ लैंड पे, और लॉ ऑफ लैंड को तोड़ने का और अपने हाथ में लेने का किसी का भी हक नहीं है, चाहे किसी की कुछ नियत हो क्या नहीं हो। अगर एक चीज गलत हो रही है ना, तो सोमनाथ भारती जी का उत्तरदायित्व है, वो है जनता के प्रतिनिधि जरूर जाएं, पुलिस को बुलाएं, उसके लिए रोकने के लिए जो सूचना देनी है दे। पुलिस वाले नहीं कर रहे, ऊपर कमिश्नर से बात करें, जिसका करे। लेकिन वो कुछ अफ्रीकी महिलाओं को खुद नहीं रुकवा सकते, उनको इलीगल कन्फाइन नहीं कर सकते, उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करवा सकते, वो जबरदस्ती किसी भी चीज का नहीं कर सकते।
कानून का उल्लंघन करने का उनको भी कोई हक नहीं है। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं यहां पे, अभी दिल्ली पुलिस ने केस उस बारे में कोर्ट के कहने पर रजिस्टर करा, लेकिन आप विडंबना फिर देखिए, उनके नाम से नहीं करा, जबकि सारी फुटेज सब कुछ थी, क्यों नहीं करा? अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको, आपने कंप्लेंट सुन के जाना था, ये मीडिया कैसे पहुंच गया? असलियत समझे क्या थी? असलियत ये थी कि 2 दिन से दिल्ली के अंदर रेप हो रहे थे और इनकी थू-थू हो रही थी, और उस थू-थू से बचने के लिए लोग पूछ रहे थे ना कि भाई जब दिल्ली में पहले हुआ तो निर्भया के मामले में आपने ये करा, अब क्या हुआ? अब कैसे चुप है? अब तो आपको जाने की फुर्सत नहीं मिली, तो रात को मीडिया को बुलाओ और हमें कुछ ना कुछ करना है, और उसके बाद वहां पे अपने आचरण से ये कहना है कि हम विजिलेंटी हैं, हम जो है हक के लिए हम कोई कानून वानून नहीं मानते, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। अगर ये आपका संदेश कानून व्यवस्था के बारे में, कानून के बारे में, व्यवस्था छोड़िए, अगर देश में इस तरह कानून का पालन होना है तो भैया आपको मुबारक हो। मुझे लगता है सभ्य समाज में ये असभ्य तरीका नहीं चल सकता। कानून हर एक के लिए उतना ही है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कानून के ऊपर कोई नहीं है। जो कानून की परिधि और जो कानून की प्रक्रिया है उसका उल्लंघन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। शायद आ मैं सुधांशु जी से एक सवाल पूछूंगा। इससे पहले मैं इनके सुधांशु जी, अभी आपने कहा कि दिल्ली में रेप बहुत हो रहा था और अराजकता फैली हुई थी, मुख्यमंत्री फेल थे उसे संभालने में। ये उसी मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं जो 2 पुलिस वालों का तबादला तक नहीं करा पा रहा है और उसको धरना देना पड़ रहा है केंद्र सरकार के सामने। आप 2 तरह की बात क्यों कर रहे हैं? अभी तो आपने कहा कि साहब कानून व्यवस्था में यह है कि पुलिस वाले जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में है, तो लॉ एंड ऑर्डर फिर केंद्र सरकार के अंडर में हुआ, और जब केंद्र सरकार के अंडर में लॉ एंड ऑर्डर हुआ तो मुख्यमंत्री को क्यों शर्म आनी चाहिए उसके लिए? आपके 2 मापदंड क्यों हैं? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। यही तो आपके मुख्यमंत्री से पूछ रहे थे। अरे भाई सुन तो लीजिए, अब आप उसका जवाब भी सुन लीजिए। यही तो लोग आपके मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं कि भाई जो जवाब आज दे रहे हैं आप, जब शीला दीक्षित के जमाने में हुआ था तब आपने क्या कहा था? आपने तो यही कहा था कि शीला दीक्षित जिम्मेदार है, वो ये कह देती है कि दिल्ली पुलिस मेरे नीचे नहीं है। ये क्योंकि आपने जो उनको आईना दिखाया था, लोग आपको वो आईना दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं हो सकता, पैमाने 2 अलग अलग नहीं हो सकते, मेरा खून तो खून, तेरा खून पानी। मतलब ये है कि आपके शहर पर जो है केंद्र सरकार जो है दिल्ली में अराजकता फैला रही है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपकी हम तो उनसे लड़ ही रहे हैं, केंद्र सरकार से तो हम लड़ ही रहे हैं। कहां लड़ रहे हैं आप कहां लड़ रहे हैं? तो आपको आपका आईना दिखा रहे हैं। आपको तो दर्द सिर्फ इस बात का है कि आम आदमी क्यों लड़ रहा है। सुन तो लीजिए, सही बात, सुन तो लीजिए हुजूर, मिले कमाल है, मिले हुए यहाँ पे और हम पे इल्जाम दे रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन सरकार चला रहे हो, अब हमें समर्थन कौन ले रहा है? आगे सुधांशु जी, अगर हम मिले होते तो धरना देने की नौबत नहीं आती, आपकी तरह घरों में बैठे होते। अभी आपने कहा सड़कों पे हम उतर गए केंद्र सरकार से लड़ने के लिए। आपको तो बस अपने 272 का आंकड़े का फिक्र है और कुछ नहीं, जो कि नहीं मिलने वाला 2014 में, ये गारंटी है। लेकिन शाहिद भाई एक बात और बताइए, आपने कहा था मुख्यमंत्री ने, सुधांशु जी मैं बहस को थोड़ा आगे ले जाता हूँ। के खिलाफ क्या हुआ? शीला दीक्षित के खिलाफ केस का क्या हुआ? हाँ चलो, 2 चीजें। शीला दीक्षित के खिलाफ केस का क्या हुआ ये पूछिए। शीला दीक्षित के खिलाफ केस का क्या हुआ और महिला कमांडो फोर्स का क्या हुआ, जो आप आपसे ही बनाने वाले थे? शीला दीक्षित के केस की जहां तक बात कर रहे हैं, इस पे मुख्यमंत्री साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस भी पछताएगी कि हमें सपोर्ट क्यों दिया है। नहीं, केस का क्या हुआ मालिक? पछताएगी वो तो बाद में पछताएगी, अब पछताए हो जब चिड़िया और बहुत जल्द। शीला दीक्षित के खिलाफ केस का क्या हुआ? आप लोग तो अभी आपको तीन पुलिस वालों का केस दिख रहा है, आपको 3 पुलिस वालों का केस दिख रहा है, लेकिन जो बड़ा चोर है उसका केस नहीं दिख रहा है। आप लोग अभी वकालत कर रहे थे, सारी दुहाई दे रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और आईन की बात कर रहे थे। मैं पूछता हूं कि संवैधानिक व्यवस्था में क्या किसी के ऊपर केस यूं ही हो जाता है? आप तो चाहते हैं ना कि पुलिस वालों के खिलाफ उनका ट्रांसफर हो। हमने सिर्फ ट्रांसफर मांगा है, जांच भी बिठवा दी, आपने जांच भी बिठवा दी, आपने जांच बिठवाई ना 3 पुलिस वालों के खिलाफ। ट्रांसफर कहाँ मना है? 1 मिनट शाहिद भाई, आपने 3 पुलिस वालों के खिलाफ जांच बिठवाई? सुप्रीम कोर्ट। 1 मिनट, क्या आपने 3 पुलिस वालों के खिलाफ जांच बिठवाई? फिर झूठ बोल रहे हैं।
देखिए क्या आपने 3 पुलिस वालों के खिलाफ जवाब जांच बिठवाई? ठीक है, आपने बिठवाई ना, तो आप शीला दीक्षित के खिलाफ क्यों नहीं बिठवा रहे थे? आपने वही तत्परता शीला दीक्षित के लिए क्यों नहीं दिखाई? मेरा बड़ा सीधा सवाल है। अगर आप 3 पुलिस वालों, जिसका एक स्तर एसीपी का है, एक एसएचओ का है, दूसरा एसएचओ है, अगर उन 3-4 पुलिस वालों के खिलाफ जांच बिठा रहे हैं, तो आप शीला दीक्षित के खिलाफ उतनी तत्परता से क्यों नहीं बिठा सकते? ऐसा है, जहां तक इन 3 पुलिस ऑफिसर्स की बात है, ये इमीडिएट कंसर्न की बात है। आप मतलब भ्रष्टाचार इमीडिएट कंसर्न की बात नहीं है, भ्रष्टाचार इमीडिएट कंसर्न की बात नहीं बदलिए है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप बहुत बात बदल रहे हैं, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। इसका मतलब भ्रष्टाचार इमीडिएट कंसर्न बिल्कुल कंसर्न है, शीला दीक्षित इमीडिएट कंसर्न की बात नहीं है। वो पास का है, मैं ये कह रहा हूँ, वो पास का है, करप्शन है। फाइल जो है, अगर पास मैं रिश्वत को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन आप छोटे लोगों को पकड़ना चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा, लॉ एंड ऑर्डर जो है ये सबसे पहला प्राइम कंसर्न है। नहीं, आप ये बताइए मुझे कि लॉ एंड ऑर्डर प्राइम कंसर्न है। यही जांच आपने कहा था भ्रष्टाचार आपका प्राइम कंसर्न है। मैं कह रहा हूँ आज इमीडिएट जो कंसर्न, आप 3 पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, आपने 3 पुलिस वालों की बात की है। जो जांच पुलिस वालों के खिलाफ बैठी, उसी तेजी से जांच शीला दीक्षित के खिलाफ बैठ सकती थी या नहीं? देखिए, ये 3 पुलिस वालों की बात, प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आपका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं उसका कार्यकर्ता हूँ, और इसलिए मुझे उन बारीकियों के बारे में जानकारी नहीं है। और इसलिए काम कर चुके। जी हाँ, मैंने काम किया है बतौर ऑफिसर। मैंने और भी ऑफिसर के साथ काम किया है, और भी पॉलिटिकल लीडर के साथ काम किया है। साथ काम करना एज अ ऑफिसर एक चीज है, और बाहर से पार्टी का कार्यकर्ता होना दूसरा चीज है। मुझे इन बारीकियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन वी कैन नॉट अलाउ अ सिचुएशन जहां पे केटल्स आर कॉलिंग द पॉट्स ब्लैक। जिनके खुद लगे हुए हैं दाग, वो आके उलट के जनता को कह रहे हैं, आम आदमी को कह रहे हैं कि दागी आप हैं। दागी कौन है ये जनता को फैसला करने दीजिए। पहला फैसला वो कर चुके हैं, इसीलिए 33 सीटें उन्होंने बीजेपी को दिया। आप भूलिए मत इस बात को। शायद भाई, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, उसके बाद भी सरकार नहीं बनाए, भाग गए। वो भाग गए ना, हमेशा कांग्रेस के साथ मिल गए। आप देश के साथ क्यों मजाक करते हैं, क्यों भागते हैं? आप अगर भागना है तो फिर इलेक्टोरल सिस्टम से भागेंगे। आप कांग्रेस क्यों कंटेस्ट करते हैं जब अगर ये बना नहीं सकते हैं? शायद भाई, लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, आप कांग्रेस के साथ मिल गए, इसलिए शीला दीक्षित को भूल गए, कानून व्यवस्था को याद करने लगे। नहीं, हम भूले नहीं है, बिल्कुल भूल गए। मैंने कहा जो आपने 3 पुलिस ऑफिसर, महिला कमांडो फोर्स को भूल गया। ये इमीडिएट, टीना शर्मा बैठी है वहाँ पे। टीना, ये इमीडिएट कंसर्न की बात थी। मतलब भ्रष्टाचार इमीडिएट कंसर्न की बात नहीं। आज के जो सिचुएशन था, उस वक्त केजरीवाल साहब को नहीं मालूम था कि कल को जो है एक्सटेंशन में इस तरह से होगा। सोमनाथ भारती कौन सी नाइजीरियन लड़कियों को पकड़ते हैं, ये आपके इमीडिएट कंसर्न की बात है। मैंने तो आपसे कहा कि पूरा रॉ फुटेज दिखवाइए आप। शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार इमीडिएट कंसर्न की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल कंसर्न है। मैंने कहा कि जो आपने दो सिचुएशन को मिलवाया, एक सिचुएशन ये था जहां पर आप 3 पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ये इंसिडेंट वो नहीं था जिस वक्त वो इलेक्शन का मुद्दा हो। ये इंसिडेंट अभी इमीडिएट हुआ। लॉ एंड ऑर्डर, किसी भी जगह लॉ एंड ऑर्डर ऐसा सब्जेक्ट है। और मांग क्या रहा है चीफ मिनिस्टर, आप ये भी देख लीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है कि ट्रांसफर इज नॉट अ पनिशमेंट। वो सिंपल इतना कह रहा है कि जब पब्लिक को कॉन्फिडेंस एक एसएचओ पे नहीं है, एक लोकेलिटी के, उस एसएचओ को वहां से हटा दो। नहीं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। आप एसएचओ को हटाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन शीला दीक्षित को छोड़ रहे हैं। नहीं, हम छोड़ नहीं रहे, छोड़ रहे हैं। आपने, पूरी जनता कह रही है, आपने, पूरी जनता कह रही है। टीना शर्मा से पूछ लेते हैं। टीना शर्मा, बताइए, इन्होंने शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार को भुला दिया ना? बिल्कुल बिल्कुल दीपक, मैं तो ये भी कहना चाहूंगी, क्या ये वही पार्टी है जो निर्भया और गुड़िया गैंगरेप से पैदा हुई और आज महिलाओं के विषय पे कहती है कि मैं चिंतन करेंगे, हम 1 हफ्ते बाद चिंतन करेंगे कि दिल्ली में इतने गैंगरेप क्यों हो रहे हैं? तो ये बड़ा, मुझे लगता है, हर पावर आप 2013 के इलेक्शन से पहले एक्सरसाइज कर रहे थे। आप बिजली की तारें जोड़ रहे थे, आप इंडिया गेट का सैनिटरी तोड़ रहे थे, आप गुड़िया रेप कांड में अगर आपको याद हो तो हॉस्पिटल का लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर रहे थे। तो आज आप कह रहे हैं कि हम चिंतन करेंगे, तो ये बड़ा दयनीय विषय है। शायद भाई, जिस चिंतन की बात आप कर रही है, चिंतन की कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, कहा था अरविंद केजरीवाल ने कहा, बात सिर्फ इतनी है, किसी भी वर्ड का उसके कई मीनिंग होते हैं। जिस चिंतन की बात आप कर रही हैं, वो चिंतन ऐसा नहीं है कि कोई उस पर। सर, आप हर बात को डिफेंड मत कीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ, जिस आप टीना जी, आप जो बात कर रही हैं, आप कह रही है चिंतन, ये वो चिंतन का प्रोसेस नहीं है, एक लीगल प्रोसेस है। जो सेक्सुअल असॉल्ट के केस में बुक है, उस मंत्री का आप बचाव कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके।
आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, आप महिला अधिकारों की एक तरफ बात नहीं कर रहे हैं, और आप ऐसे मंत्री को डिफेंड कर रहे हैं जिसने सेक्सुअल असॉल्ट किया महिला के ऊपर, जिसके ऊपर जो साकेत कोर्ट से जो है उनके लिए डायरेक्शंस हुई हैं कि एफआईआर दर्ज हो, उन्हें अरेस्ट किया जाए। दानिश महिला जिसका गैंग एफआईआर के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि सेक्शन 154 सीआरपीसी जो है ये फंडामेंटल राइट है, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का झूठ या सच वो बाद में डिसाइड होगा, पहले एफआईआर होगा। अगर एफआईआर होने को ही अगर आप ये कहती हैं कि एफआईआर जो है वो सच्चाई है, के खिलाफ 3 दिन में एफआईआर क्या सरकार चला रहे हैं? ये तो कानून मंत्री के खिलाफ 3 दिन में एफआईआर, कानून मंत्री के खिलाफ परजरी का केस, कानून मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर। ये तो बहुत आसान काम है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ये बहुत आसान काम है। लेकिन आपको तो पहले से पता था सोमनाथ भारती का इतिहास इतना काला है, आपके आते ही सफेद हो गए वो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का ये बहुत इनका गेम प्लान है, ये रोज एफआईआर करवा सकते हैं, रोज एफआईआर करवा सकते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह माफ कीजिएगा, आप देरी से जुड़े हैं। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और कांग्रेस जो है वो जानबूझकर निशाना साध रही है अरविंद केजरीवाल पर। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? थोड़ी आवाज स्लो आ रही है, बताएं। नहीं, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ये धरने के बारे में क्या कहेंगे आप? धरने के बारे में क्या कहेंगे, क्या बताया जाए? दीपक जी, इन लोगों ने चुनाव लड़ा दिल्ली पे मुख्यमंत्री बनने के लिए, और इन्हें पता था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की क्या सीमाएं हैं और क्या काम करना है। उस हिसाब से इन्होंने दिल्ली की जनता से वादे किए, दिल्ली की जनता को सब जवाब दिखाए। वो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के बतौर आपको जिम्मेदारी दी गई, जो एक दिल्ली के मुख्यमंत्री का अधिकार और कार्य क्षेत्र है, जिसके लिए जनता ने आपसे उम्मीदें की, वो काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वो काम क्यों कर रहे हैं कि जो आपके अधिकार में डायरेक्ट नहीं है? ठीक वैसे ही गांव में ऐसे कहावत है, मिलिए थानेदारी जिला चलाने का ख्वाब रखते हैं। तो आपको अगर दिल्ली के राज्य की भी मांग करनी है तो उसका प्रोसीजर है। आप अपने पहले हाउस में लाइए, अपनी बात करिए, पॉलिटिकल तरीका जो है, जो संवैधानिक तरीका है, उस हिसाब से कार्रवाई करिए। लेकिन जब ये भली बात आप जानते थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है, आप उसका चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री बने, ये बात अलग है कि आपने तमाम कसमें खाई थी कि किसी से समर्थन क्या क्या नहीं लेंगे, और बच्चों तक की कसम खाने के बाद आप समर्थन लेके बने, वो आपका मामला है, आप कितना नीचे गिरते हैं। लेकिन ये तो तय था ना कि आपको क्या क्या काम मुख्यमंत्री के पाले में है। दूसरा, मैं कुछ देर से आपके टीवी पे बहस देख रहा था, एक लॉ मिनिस्टर हैं, उन पे कोर्ट से स्ट्रक्चर पास होता है, लेकिन चूंकि केजरीवाल जी की कमेटी में हैं तो शायद सतयुग इनकी पार्टी में सतयुग के लोग हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो एक रेड डालते हैं, वहां पे एफआईआर कोर्ट से होता है, एक महिला पे नशा करने का महिलाओं पे और उन पे शारीरिक जो आरोप होते हैं वो लगाते हैं, वो सब झूठ साबित होता है। देखिए कैसे, और कानून इतना सख्त बन चुका है, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है ऐसे लोगों पे, और ये लोग भी उस पे जरा सा भी शर्म नहीं महसूस कर रहे, डिफेंड कर रहे हैं कि जो कुछ किया सही किया। भाई ये काम है क्या? आप बताइए, ये काम है बना हुआ है? अखिलेश जी, मैं नहीं सुनता है सरकार का। तब आगे कार्रवाई के जवाब से मुझे बिल्कुल साफ हो गया, अब मुझे कोई शक नहीं है। अखिलेश जी, आपके जवाब से बिल्कुल साफ हो गया कि आप केंद्र सरकार एक जिलाधिकारी होने की वजह से। मेरी एक बात सुन ले प्लीज, थोड़ी सी इधर सुन लें। जी जी बताइए। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। एक पुलिस के ऑफिसर भी बैठे थे जब मैं आपकी टीवी देख रहा था, वो काफी ज्ञान दे रहे थे, जो आप पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली में 3 इलाके हैं, बड़ों के यहां पुलिस जाती है, छोटों के यहां नहीं जाती है, मुकदमा दर्ज करने भी जाती है। क्यों नहीं जाती है? कोई गरीब आदमी जब कोई कंप्लेंट देता है तो दूसरे दिन सिपाही मोटरसाइकिल जाता है थाने आ जाना बात बताने, और रईस आदमी फोन करता है तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने ये लोग उसके घर क्यों जाते हैं? उस गरीब के घर भी इनको जाना चाहिए
किसने इनको रोका था उस गरीब के घर जाने के लिए? क्या कानून नहीं कहता है कि डबल स्टैंडर्ड की बात करने वाले जैसा लग रहा है सारे एक जगह इकट्ठा हो गए हैं अभी आप पार्टी में? शाहिद भाई, डबल स्टैंडर्ड की बात करने वाले साले एक जगह इकट्ठे हो गए। सुधांशु जी, आपका डबल अखिलेश जी, आपका डबल स्टैंडर्ड जो है अभी पता चला। अभी आपने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार जो है वो जिलाधिकारी है, तो क्या आप जिलाधिकारी होने के नाते अपने थानेदारों के जरिए एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और उसकी गवर्नमेंट को गिरा देंगे? उस टेरिटरी में आप लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे? पर्व होता है जहाँ केंद्र सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही है? उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार क्यों नहीं ले रही है? धरने पे बैठेगा। अरे अब आप सुनेंगे नहीं, मैं तू मैं करने नहीं आया हूं भाई, मैं आप ही को सुन रहा हूं। एक मुख्यमंत्री का तरीका है काम करने का, वो गृह मंत्री से बहस करे जाके बैठ के, नहीं सुने तो प्रधानमंत्री से बहस करे, नहीं सुने तो आपका विधानसभा है वहां से प्रस्ताव पास करिए। आप अगर मुख्यमंत्री धरने पे बैठेगा तो गरीब जनता जो निरीह है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसके दिल से पूछिए कि वो क्या महसूस करेगा कि जब मुखिया ही धरने पे बैठ रहा है, अपना काम नहीं करा पा रहा है, तो ये मेरी क्या सुनेगा या इसके दरबार में मेरी क्या पूछोगी? ये डिमोरलाइजेशन करते ही है। बताइए शायद भाई। जनता जागरूक हो चुकी है, डिमोरलाइज नहीं हुई है। जनता जागरूक हो चुकी है और जनता जानती है कि हमारे बीच में अराजकता जो पॉलिटिकल पार्टीज फैला रही हैं, वो अपनी जिम्मेदारी बताएंगी इस देश के सामने, बाकी सब गलत है जो देश के सामने बताएंगी। वो दो मुंही बात तो आप लोग कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं केंद्र सरकार के अधीन है दिल्ली पुलिस, और दूसरी तरफ आप मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली में जो अराजकता फैल रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, वो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। चलिए अखिलेश जी, आपके तो गले की हड्डी बन गई है, कांग्रेस ने समर्थन देने में जल्दी कर दी, अब इनको उगलेंगे कैसे? ना निगलते बन रहे हैं ना उगलते। जो भी अराजकता फैल रही हो या ना फैल रही हो, उसका एक संवैधानिक तरीका है, अनारकी नहीं है। कानून हाथ में कोई नहीं ले सकता है, चाहे वो आम जनता हो चाहे मुख्यमंत्री हो। उस प्रोसीजर को आप भी अडॉप्ट करिए। आप जिम्मेदारी के पद पे हैं, उस प्रोसीजर से काम करिए। उसी जिम्मेदारी के पद पर रहते हुए ये शर्म की बात है दोनों राजनीतिक दलों के लिए कि एक इलेक्टेड पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव उसे 2 पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है। शाहिद भाई ये बताइए, जनता ये जानना चाहती है, देश की जनता, कि उसका अपना जीता हुआ उसका प्रतिनिधि उसे सड़कों पे आना पड़ता है सिर्फ 2 पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए, जिस ट्रांसफर को चलती रहेगी। शाहिद भाई हम कल भी आपको बुलाएंगे, हम वादा करते हैं। आप इस बहस को आगे ले जा सकते हैं, उदय जी आप भी ले जा सकते हैं, सुधांशु जी आप भी ले जा सकते हैं, अखिलेश जी आप भी ले जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, क्योंकि इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फैसला आपका है कि अरविंद केजरीवाल का जो कदम है कितना सही और कितना गलत है, क्योंकि अंततः फैसला जनता के दरबार में होता है।